गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर से हमारे आज के इस सेशन में। आज 1 फरवरी 2024 है, तो चलिए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिन पर आज हमें बात करनी है। यूं तो हमें कई सारे आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं, बट बिफोर दैट लेट्स हैव अ लुक ओवर द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। द हिंदू को आप ओपन करते हैं तो फ्रंट पेज पर आपको एक स्पेसिफिक न्यूज मिलती है अबाउट हेमंत सोरेन जी, जिनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने एक लैंड स्कैम मामले में गिरफ्तार किया है। उनसे काफ़ी लंबी पूछताछ भी चली। इस लैंड स्कैम केस है, इसमें अरेस्ट के बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया झारखंड के चीफ मिनिस्टर के पद से, और उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे थे और इसके पहले 5 बार एमएलए भी रह चुके हैं चंपई जी, उन्हें नए चीफ मिनिस्टर के तौर पे एक्नॉलेज कर लिया गया है। हेमंत सोरेन जी ने एक एफआईआर भी लॉन्च की है ईडी के ऑफिशियल्स के अगेंस्ट, और उनके ऊपर आरोप लगाया है कि दिल्ली के उनके आवास के ऊपर जो रेड की गई थी दैट वाज अटेम्प्ट टू हैरेस हिम। खैर, ये तो बेसिक बातें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, इसको बस फंडामेंटली आप जानते रहिए। अनयूजुअल है कि यूपीएससी ऐसे टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछे। बिल्कुल वैसी ही एक न्यूज़ आपको देखने को मिलती है जब आप द हिंदू को स्क्रॉल डाउन करते हैं कि अभी वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि जो ज्ञानवापी प्रेमाइस है वहां पर जो मॉस्क का बेसमेंट है उसमें हिंदूज को, उस बेसमेंट को कहा जाता है व्यास का तहखाना। ये बेसमेंट एरिया जो है वो सील किया जा चुका है, तो इस कॉम्प्लेक्स में अब हिंदूज को पूजा करने के लिए अलाउ किया जाए, और इसका आदेश दिया गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। उनसे कहा गया है कि वो विद इन वीक अरेंजमेंट करें कि हिंदूज वहां पे जाके वर्शिप कर सकें। जो ज्ञानवापी प्रेमाइस है, यहाँ पर जो एक मॉस्क है, इसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी रही है। ये कंट्रोवर्सी आज की नहीं है, ये कंट्रोवर्सी काफ़ी पुरानी है। 1991-92 में फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पर केसेस को लॉन्च किया गया था कि ये जो मॉस्क का प्रेमाइस है, यहाँ पर पहले एक मंदिर हुआ करता था। अंजुमन इंतज़ामिया कमेटी जो ज्ञानवापी मस्जिद को ओवरसी करती है, उन्होंने इस ऑर्डर को कहा है कि वो चैलेंज करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और ये अनएक्सेप्टेबल है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो एडवाइस करते हैं इस कमेटी को, उनका ये कहना है कि जो जजमेंट दिया गया है वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा, ये अनएक्सेप्टेबल है। उनका ये भी कहना है कि 1986 के बाद से हमने देखा कि ये जो पूरा एरिया है उसको लॉक किया गया था कि कोई कंट्रोवर्सी ना होने पाए, बाकी किसी भी तरीके का विवाद ना होने पाए। यहाँ पर उनका ये कहना है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कि राम मंदिर के बन जाने के बाद कई सारे ऐसे मस्जिद हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है, इस बात का ध्यान दिए बिना कि वो कितने पुराने हैं। जबकि जो हिंदू पक्ष है उनका ये कहना है कि इस मंदिर को औरंगजेब ने तोड़कर यहाँ पे मस्जिद को कंस्ट्रक्ट करवाया था। ये जो वाराणसी का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसे इस पूरे जजमेंट को देने वाले व्यक्ति हैं अजय कृष्ण विश्वेशा। उनका आखिरी दिन था, वो रिटायर हो रहे थे, और उन्होंने अपने आखिरी दिन ये जजमेंट प्रोनाउंस करते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऑर्डर दे दिया है कि वो उस तहखाने को खोलें और हिंदूज को वर्शिप करने के लिए अलाउ करें। अभी कुछ समय पहले वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक सर्वेज भी हुए थे जहाँ पर शिवलिंग का स्ट्रक्चर अवेल किया गया है। मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली में एक फाउंटेन है, जबकि हिंदू पक्ष का ये मानना है कि ये एक शिवलिंग है। और जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं वो इस ओर इशारा ज़रूर करते हैं कि यहाँ पर एक मंदिर था जिसके बाद यहाँ पे मॉस्क का कंस्ट्रक्शन करवाया गया। तो ये पूरा मामला अभी आया हुआ है, न्यूज़ में है। अब देखते हैं कि आगे इस मामले में और क्या निकल के आएगा। जो कुछ भी आएगा हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आपको पता है कि उड़ान के बुकलेट्स आपके लिए अवेलेबल हैं, आप उन्हें जाके इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अवेल कर सकते हैं। अब अपने आर्टिकल्स की ओर चलेंगे और शुरुआत करेंगे अपने पहले आर्टिकल के साथ। हमारा पहला आर्टिकल इंडियन वेटलैंड्स को जो अभी रामसार लिस्ट में ऐड किया गया है उसके बारे में है। यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने अभी हाल ही में वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के मौके पर ये डिक्लेयर किया है कि जो अभी 75 वेटलैंड्स इंडिया में हैं, इसमें 5 वेटलैंड्स को और ऐड किया जाएगा, जिसके बाद ये संख्या बढ़कर 80 हो जाएगी, यानी कि 80। अब देखिए ये कौन से वेटलैंड्स हैं जिनको अभी ऐड किया जा रहा है रामसार लिस्ट में, और इनकी संख्या को 75 से 80 बनाया जा रहा है। इसमें देखिए सबसे पहले तो आपको जो साइट्स हैं उनमें पहली साइट मिलती है
अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, इसके अलावा अघानाशिनी एस्चुरी और मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, ये तीनों ही लोकेशंस आपको मिलेंगी कर्नाटका में। ठीक है, अगर मैं गलत प्रोनाउंशिएट कर रहा हूँ किसी लोकेशन को तो माफ़ी ज़रूर चाहूँगा। यहाँ पर दो लोकेशंस आपको तमिलनाडु में भी देखने को मिलती हैं, जिसमें पहला है कराईवित्ती बर्ड सेंचुरी और दूसरा है लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। तो तीन लोकेशंस कर्नाटका में और दो लोकेशंस तमिलनाडु में, इन्हें ऐड किया जा रहा है रामसार साइट में, और इसके बाद टोटल जो नंबर्स होंगे वो 75 से 80 पहुंच जाएंगे। तो ये 5 वेटलैंड्स एरिया जो एड ऑन होंगे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के वेटलैंड में, जिसके बाद टोटल एरिया जो रामसार साइट्स का है राइट नाउ 1.33 मिलियन हेक्टेयर है, वो 5523 हेक्टेयर बढ़ जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु के पास इसके बाद वैसे ही पहले लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड्स तमिलनाडु में हुआ करते थे, ये संख्या बढ़कर 16 हो जाएगी, 16, और तमिलनाडु के पास इंडिया में सबसे ज़्यादा रामसार साइट्स होंगी। उसके बाद नंबर आएगा उत्तर प्रदेश का, जहाँ पे 10 रामसार साइट्स हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये बड़े स्पेसिफिक हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसार साइट्स हैं, तो आपको ये तो ज़रूर से पता होना चाहिए। एक बार एक ओवरव्यू लेंगे उन सभी साइट्स का जिन्हें रामसार लिस्ट में ऐड किया जा रहा है। अंक समुद्र बर्ड सेंचुरी एक ह्यूमन मेड विलेज टैंक है। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी काफ़ी रिच है, लगभग 30,000 वाटर बर्ड्स यहाँ पर आती हैं, जो जिसमें 1% जो पूरा एरिया है वो पेंटेड स्टॉक ब्लैक हेडेड इबिस की पॉपुलेशन का भी है। थ्रेट्स की बात करें तो हैबिटेट लगातार खत्म हो रहा है, इन्वेजिव स्पीसीज हैं, वाटर में पोल्यूशन है। अघानाशिनी एस्चुरी की बात करते हैं तो रिवर और सी के कॉन्फ्लुएंस पर देखने को मिलती हैं एस्चुरीज, और वहीं पर ये पूरा इकोसिस्टम है जो फ्लड को रोकता है, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करता है, लोगों की लाइवलीहुड को भी असिस्ट करता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट हमें इसके किनारों पर देखने को मिलते हैं जो लगभग 66 से ज़्यादा वाटर बर्ड स्पीसीज को उनका घर देते हैं। की थ्रेट्स की बात करें तो वही है पोल्यूशन, सेडिमेंटेशन, ओवरफिशिंग और मैंग्रोव्स का लॉस। तीसरा जो मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व है, ये ह्यूमन मेड वेटलैंड है। रेन वाटर स्टोरेज फैसिलिटी आपको यहाँ पर दिखती है। 166 बर्ड्स के स्पीसीज हैं जिसमें 130 माइग्रेटरी हैं, 2 स्पीसीज वल्नरेबल हैं, 4 नियर थ्रेटेंड हैं जो इस साइट पर आपको देखने को मिलती हैं। ये लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड है बार हेडेड गूज के लिए साउथ इंडिया में। थ्रेट्स वही हैं, इंक्रोचमेंट, वाटर पोल्यूशन और इन्वेजिव स्पीसीज। कैरावत्ती बर्ड सेंचुरी की बात करते हैं तो तमिलनाडु में है और लार्जेस्ट इनलैंड वेटलैंड है ये उस रीजन का। सिग्निफिकेंट ग्राउंड वाटर रिचार्ज की फैसिलिटी देता है एग्रीकल्चर के लिए। वाटर बर्ड लगभग 198 स्पीसीज आपको यहाँ मिलती हैं। थ्रेट्स में हैबिटेट लॉस, वाटर पोल्यूशन, हंटिंग और इन्वेजिव स्पीसीज। लॉन्गवुड शोला फॉरेस्ट रिजर्व की बात करते हैं तो वेस्टर्न घाट का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एरिया है। ग्लोबली जो ब्लैक चिंड नीलगिरी, लाफिंग थ्रस्ट और नीलगिरी ब्लू रॉबिन्स हैं वो यहाँ मिलते हैं। जिस यहाँ पे जो भी स्पीसीज मिलती हैं उनमें से 26 में से 14 एंडेमिक हैं वेस्टर्न घाट की थ्रेट्स में डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज और इन्वेजिव स्पीसीज को काउंट किया जा सकता है। थोड़ी सी बात, अगर इतनी बात हो रही है तो रामसार कन्वेंशन के बारे में भी कर लेते हैं। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो वेटलैंड्स के सस्टेनेबल यूज और कंजर्वेशन के ऊपर फोकस्ड है, कॉन्सेंट्रेटेड है। जो कन्वेंशन है इसी का नाम है रामसार कन्वेंशन, क्योंकि इसे साइन किया गया था ईरान की सिटी रामसार में। इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था 1971 में। ये एकमात्र इंटरनेशनल ट्रीटी है जो किसी एक पार्टिकुलर इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के एफर्ट्स करती है, जैसे कि वेटलैंड्स। अगला आर्टिकल जो है वो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में है। इंडिया को 180 कंट्रीज में 93 रैंक किया गया है इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। 2023 की बात कर रहे हैं। 2023 में इंडिया का स्कोर 39 रहा आउट ऑफ 100। ध्यान देना, यहाँ पर आप 100 के जितना करीब होते हैं आप उतनी ही क्लीन कंट्री हैं, और अगर आप 100 से दूर हैं तो मतलब आप करप्ट कंट्री हैं। इंडिया 39 है, यानी कि 50 के भी नीचे हैं, तो इंडिया को सिग्निफिकेंटली करप्ट कंट्री माना जाता है। लास्ट टाइम हमारा स्कोर 40 हुआ करता था, मतलब इस बार हमारा स्कोर घट गया। इंडिया 2022 की तुलना में 2023 में एक ज़्यादा करप्ट कंट्री बन गई। वो विजिबल भी है। 2022 में हमारी रैंक 85 थी और अब बढ़कर 93 हो गई है। इट सिंपली मीन्स कि इंडिया में पिछले एक साल में करप्शन बढ़ा है। इंडिया की रैंक 180 कंट्री में 93rd रही है अंडर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स,
और हमारा स्कोर 39 से 40 हो गया है। 40 पहले हुआ करता था, अभी 39 हो गया है, घट गया है। ग्लोबल स्कोर की बात करते हैं, जैसे एक एवरेज निकाल लिया जाता है ना, तो ग्लोबल स्कोर जो है वो 43 है, जहां पे 2/3 देश 50 से नीचे रैंक करते हैं। मैंने कहा आप 100 के जितना करीब हैं आप उतने क्लीन हैं, 50 के नीचे मतलब आप करप्ट हैं। तो 2/3 देश दुनिया के 50 के नीचे आते हैं स्कोर में। इट मीन्स कि इंडिया में के साथ साथ दुनिया के बाकी देशों में भी करप्शन काफी ज्यादा है, चिंता की बात है। और इंडिया तो एवरेज से भी नीचे है। डेनमार्क इस लिस्ट में 90 पर है, जो कि टॉप करता है। सोमालिया सबसे नीचे है 10 के ऊपर। तो सबसे क्लीन कंट्री है डेनमार्क और सबसे करप्ट कंट्री है सोमालिया। ठीक है, तो ये तो करप्शन की कंडीशन है। करप्शन आप अपनी डेली लाइफ में भी देखते रहते हैं, तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि हाँ इंडेक्स बिल्कुल गड़बड़ी के साथ बता रहा है। इंडिया में करप्शन वास्तव में ज़्यादा है। एशिया पैसिफिक रीजन की अगर हम बात करते हैं तो जो एवरेज स्कोर एशिया पैसिफिक रीजन का है वो 45 है। पिछले 5 सालों से तो यही चल रहा है। और इंडिया तो दोनों का, चाहे ग्लोबल एवरेज हो चाहे एशिया पैसिफिक का एवरेज हो, दोनों में ही काफ़ी नीचे है। न्यूजीलैंड की पोजीशन 3rd है, सिंगापुर की 5th है, ऑस्ट्रेलिया की 14th है अगर आप इंडो पैसिफिक रीजन की बात करते हो तो। एशिया पैसिफिक रीजन की बात करते हो तो इंडिया के पड़ोसियों में बात करते हैं तो पाकिस्तान की हालत ऑफकोर्स हमसे ज़्यादा खराब है, दैट इज़ 133rd। लेकिन चाइना की स्थिति हमसे बेहतर है, चाइना 76 पोजीशन पे लाई करता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने यह भी नोट किया है कि इंडिया में कुछ खास बदलाव नहीं आए हैं, हालांकि कुछ चिंताएं जरूर रही टेलीकम्युनिकेशन बिल को लेकर, जिससे लोगों की प्राइवेसी अब हिंडर होगी और सिविक स्पेस घटेगा। फंडामेंटल राइट्स इलेक्शंस के बिफोर या उसके पहले काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाते हैं। इंडेक्स के बारे में बात करते हैं तो एनुअली इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीज करता है। पब्लिक सेक्टर के करप्शन को हाईलाइट किया जाता है, जहां पर सरकार और उससे संबंधित एजेंसियों में जो करप्शन है वो होता है। 0 से 100 के स्केल पर होता है मेजरमेंट। 0 का मतलब होता है हाईली करप्ट कंट्री और 100 का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा क्लीन कंट्री। मेथोडोलॉजी की बात करें तो सर्वे और असेसमेंट किया जाता है, ओपिनियन लिया जाता है एक्सपर्ट्स का, बिजनेस पीपल का और आम जनता का भी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात करें तो ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे 1993 में फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर्ड है ये बर्लिन में, जर्मनी में। ये ग्लोबली करप्शन को कॉम्बैट करता है। ग्लोबल मूवमेंट की बात करते हैं तो लगभग इसमें चैप्टर्स हैं और 100 से ज़्यादा देशों से पार्टनर्स होते हैं जो इसमें मदद देते हैं। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो एक लिंक प्रोजेक्ट के बारे में है, दैट इज मॉडिफाइड पार्वती काली सिंध चंबल ERCP लिंक प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर जो ERCP कीवर्ड है इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ तो काफ़ी कुछ तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा। ERCP का फुल फॉर्म है ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट। मतलब देखो ये है उत्तर प्रदेश, ये है मध्य प्रदेश, और ये जो चंबल नदी आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये एक्चुअली में बॉर्डर बनाती है राजस्थान और किसके बीच में, मध्य प्रदेश के बीच में, चंबल रिवर। यहीं पर इसकी 2 ट्रिब्यूटरीज हैं, ये है काली सिंध और ये है पार्वती। इन्हें कनेक्ट करके बनास रिवर का जो पूरा एरिया है जो काफ़ी सूखा रहता है, यहाँ पर पानी को पहुँचाने का प्लान है। मतलब राजस्थान का जो ईस्टर्न रीजन है, जो भी सरप्लस पानी चाहे वो काली सिंध में है, पार्वती में है या चंबल रिवर में है, उसे हम बनास रिवर तक लेकर जाएं और राजस्थान का जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें हम पानी की अवेलेबिलिटी को इन्हेंस करें। यही इस पूरे प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है। चूंकि इसमें 3 रिवर्स इन्वॉल्व हैं, एक तो काली सिंध, दूसरा पार्वती और तीसरा चंबल। तो इन्हीं तीनों के ऊपर इसका नाम रख दिया गया है पार्वती काली सिंध चंबल, तीनों रिवर्स का नाम है। और फिर नाम रख दिया गया है ERCP यानी कि ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट। तो 3 नदियां होंगी, पार्वती, काली सिंध और चंबल, जो कि ईस्टर्न राजस्थान के कनाल्स में पानी को लेकर जाएंगी और वहां पर पानी की कमी को पूरा करेंगी। यही है ये ओवरऑल प्रोजेक्ट। आइडिया लग गया आपको? अब ये एक इंटरस्टेट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, ये मामला तो क्लियर हो गया। करेंटली क्या ये सारी नदियां जोड़ दी गई हैं? क्या फटाफट पानी एकदम तेजी से राजस्थान में बह रहा है और लोग खुशी से नाच रहे हैं, झूम रहे हैं? क्या ऐसा हो रहा है क्या? नहीं जी, अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट अभी तैयार की गई है और वो अभी प्रिपरेशन मोड में है। इसके लिए फाइनल मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया जाएगा जब DPR तैयार हो जाएगा। जो MOA साइन किया जाएगा उसमें हम लोग शेयरिंग और एक्सचेंज की बात करेंगे, पानी की कॉस्ट और बेनिफिट शेयरिंग पर भी चर्चा होगी और हम इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म को भी इवेल्युएट करेंगे।
जो चंबल बेसिन वाटर मैनेजमेंट और कंट्रोल है उसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। बेनिफिट्स क्या होंगे? राजस्थान के ईस्टर्न रीजन में और मध्य प्रदेश में जो 13 डिस्ट्रिक्ट हैं उनको पानी मिलेगा पीने का, और इरिगेशन के लगभग 5.6 लाख हेक्टेयर लैंड के पास प्रॉपर इरिगेशन अवेलेबल हो जाएगा। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो 1980 में जो 30 लिंक प्रोजेक्ट प्लान किए गए थे उनमें से एक ये भी है। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स एंड सेंट्रल वाटर कमीशन ने ये सारे प्लान्स बना रखे थे। काली सिंध चंबल लिंक कनाल प्रोजेक्ट को एग्जामिन करने का काम ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट में किया जा रहा है, और देखेंगे कि क्या जो काली सिंध की ट्रिब्यूटरी है निवाज, वहां से हम पानी क्या चंबल में ट्रांसफर कर सकते हैं क्या। ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट ERCP की बात करें तो ये इंट्रा रिवर बेसिन वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट है, जिसमें हम चंबल बेसिन में जो पानी है उसको स्प्रेड करेंगे। जो सरप्लस मॉनसून वाटर होता है उसे हम बनास, गंभीरी, बाणगंगा और पार्वती रिवर्स में लेकर जाएंगे ताकि आसपास के रीजन में पानी की कमी को पूरा किया जा सके। ड्रिंकिंग और इंडस्ट्रियल वाटर ईस्टर्न राजस्थान और मध्य प्रदेश के 13 डिस्ट्रिक्ट में पहुंचेंगे। राजस्थान में पानी की कमी को पूरा किया जाएगा और जियोग्राफिकल एरिया में वाटर रिसोर्स को इनहेंस किया जाएगा। तो ये तो पूरा मामला रहा। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजी के बारे में है। ये एक संस्था है, आप इसे शॉर्ट में यूनाइटेड नेशंस RWA बोल सकते हो। यूनाइटेड वर्क, देखिए यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस जो वर्क एजेंसी है पैलेस्टीन रिफ्यूजी इन नियर ईस्ट। लगभग कई सारी कंट्रीज हैं जो कह रही हैं कि अब वो इस एजेंसी को डोनेशन नहीं देंगे। ठीक है, कई सारी कंट्रीज हैं, लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा देश हैं जो यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को फंड किया करते थे, और ये जो फंडिंग थी वो पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज के लिए जाया करती थी। इस फंडिंग का वो क्या करते थे? देखो, इस पूरे रीजन में इजराइल के, लेबनान के रीजन में, सीरिया के, जॉर्डन के, गाजा पट्टी के, और जो ये पैलेस्टीन के एस्टैब्लिशमेंट हैं, यहाँ पर लगभग 58 ऑफिशियल रिफ्यूजी कैंप्स हैं जिसमें रिफ्यूजीज रहते हैं। 5.9 मिलियन रिफ्यूजीज को यहाँ पे रजिस्टर किया गया है। लगभग 706 स्कूल्स हैं जो ये एजेंसी रन करती है, जिसमें लगभग 5 लाख बच्चे पढ़ते हैं। 140 प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज इन्होंने ओपन कर रखी हैं, जिसमें 7 मिलियन लोग हर साल विजिट करते हैं। 1.17 बिलियन 2020 में इनको प्लेज किया गया था कि दिया जाएगा ताकि ये अपना काम जो पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज हैं उनके लिए अच्छे से कर सकें। मैं आपको बता दूं कि जो यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है, इसको यूनाइटेड नेशंस से कुछ खास पैसा मिलता नहीं है। इसे मेनली पैसा मिलता है डोनर्स से जो डोनेशन दिया करते हैं। 1949 में इस संस्था को बनाया गया था जो 7 लाख पैलेस्टीनियंस अपना घर छोड़ने को मजबूर थे उनकी मदद के लिए, जब 1948 में अरब इजराइल वॉर हुआ। रीजन ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो ये गाजा, इजरायली ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन में जो पैलेस्टीनियंस शेल्टर ले चुके हैं उनकी मदद करते हैं। चूंकि यूनाइटेड नेशंस इनको केवल ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए ही पैसे देता है, तो बाकी अपना ये जो कुछ भी ऑपरेशंस रन करते हैं यहाँ पे पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज की मदद करने के लिए, वो लोगों के डोनेशन पर ही डिपेंडेंट है। अगर 12 देशों से डोनेशन आना बंद हो जाएगा तो एक और तो इजराइल और हमास के बीच का वॉर चल रहा है और बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हुए हैं, उन्हें सच में मदद की ज़रूरत है, वो मदद कट आउट हो जाएगी और उन लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये 12 से ज़्यादा देश ये डोनेशन देने से मना क्यों कर रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया? अब तो डोनेशन की ज़्यादा ज़रूरत है ना। एक्चुअली में इजराइल ने कुछ बहुत ही गंभीर आरोप लगाए, और गंभीर आरोप ये थे कि ये जो अटैक हुआ था इजराइल के ऊपर, पहला अटैक जो हमास की ओर से किया गया था, जिसमें कई सारे इनोसेंट इजरायली भी मारे गए थे, उस अटैक में कई सारे यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के कर्मचारी थे। वो हमास के लड़ाके बनकर आए थे और उन्होंने इनोसेंट इजरायलियों को मारा। जब इस बात का आरोप लगाया गया यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी में, चूंकि ये लोग इस पूरे रीजन में ऑपरेशनल हैं तो इनके कई सारे कर्मचारी वहां पर काम भी करते हैं, वॉलंटियर्स काम करते हैं, तो इन वॉलंटियर्स ने हमास के लड़ाकों को ज्वाइन किया और अटैक किया इजराइल के ऊपर। और जब ये आरोप आया तो यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी ने ज्यादातर कर्मचारियों को काम से निकाल दिया और कहा कि वो इस मामले की जांच पड़ताल करेंगे कि कैसे ये कर्मचारी जो वहां लोगों की मदद के लिए गए हैं
वो लड़ाके बनकर किसी के ऊपर हमला कर रहे हैं और इनोसेंट्स को मार रहे हैं। लेकिन जब इस बात की खबर फैली तो कई सारी कंट्रीज जो फंड किया करती थी यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को, ये एजेंसी उनके निशाने पर आ गई। उन्होंने कहा हम आपको पैसे देते हैं कि आप जो डिस्ट्रेस लोग हैं, जो गरीब और परेशान पैलेस्टीनियंस हैं, आप उनकी मदद करो, लेकिन क्या आप इस पैसे को डाइवर्ट कर रहे हैं इजराइल के ऊपर अटैक करने में और इनोसेंट सिविलियंस को मारने में। तो उनका साफ कहना है कि उनके पैसे का मिसयूज हो रहा है। वो पैसे जो गरीब पैलेस्टीनियंस को जाने चाहिए वो हमास के लड़ाकों के लिए जा रहे हैं और आपके कर्मचारी भी ऐसे हमलों में शामिल हो रहे हैं। और इसी गंभीर आरोप के साथ उनकी जो फंडिंग थी उसको हाल्ट कर दिया गया। जबकि एजेंसी का ये कहना है कि कुछ लोगों के हमास के ज्वाइन कर लेने की वजह से पूरे एजेंसी की फंडिंग को नहीं रोक देना चाहिए। अगर ऐसा किया गया तो कई सारे गरीब और डिस्ट्रेस जो पैलेस्टीनियंस हैं वो मुश्किल में आ जाएंगे। तो ये पूरा मामला है। आई थिंक कि आप इस मामले की गंभीरता को और पूरे इशू को समझ रहे होंगे। यूनाइटेड नेशंस RWA काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाजा में और आसपास के रीजन में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस फैला हुआ है उसमें लोगों की मदद करने के लिए। एजेंसी प्राइमरली फूड, वाटर और शेल्टर प्रोवाइडर है वहाँ के सिविलियंस के लिए। ये पूरी तरीके से वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन पर बेस्ड है और इन्हें यूनाइटेड नेशंस से बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। तो ये तो पूरा आर्टिकल रहा, काफ़ी गंभीर है ये आर्टिकल, उम्मीद करता हूँ आपने समझा। हमारा अगला आर्टिकल इलोन मस्क के न्यूरालिंक इम्प्लांट ब्रेन चिप के बारे में है जिसे फॉर द फर्स्ट टाइम ह्यूमन ब्रेन में लगाया गया है। आपने कई सारी हॉलीवुड की मूवीज देखी हैं जहां पर दिमाग के साथ छेड़छाड़ की जाती है। दिमाग में चिप्स लगा दिए जाते हैं और उन चिप्स की मदद से एक इंसान किसी रोबोटिक इक्विपमेंट को हैंडल करता है और उसके हिसाब से काम करता है। लेकिन ये सच में हो रहा है। ये सारी हॉलीवुड की मूवीज लगता है एक एक करके सच होने वाली हैं। बस वो जो हॉलीवुड की मूवीज में एलियंस आके हमला कर देते हैं वो वाला भी ना सच हो जाए। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ह्यूमन पेशेंट के ब्रेन में हमने एक चिप को इम्प्लांट किया है। ये काम एक स्टार्टअप न्यूरालिंक ने किया है और वो पेशेंट बहुत ही आराम से रिकवर भी कर रहा है। न्यूरालिंक ने इसको टेलीपैथी नाम दिया है। टेलीपैथी से वो कर क्या सकता है? अगर किसी इंसान के हाथ और पैर काम नहीं कर रहे और उसके पास रोबोटिक आर्म्स हैं तो वो उसे अपने दिमाग से ऑपरेशनलाइज कर सकता है। आप सोचेंगे और आपके सिग्नल्स आपके हाथ और पैर को मूव करने में मदद करेंगे। दिमाग में लगी ये चिप आपके दिमाग के सिग्नल्स को पढ़कर किसी कंप्यूटर या लैपटॉप को ऑपरेट करने में भी मदद कर सकती है। इसका एक बेहतरीन एप्लीकेशन जो मैं इमेजिन कर पा रहा हूं वो ये है कि एक इंसान जो बोल नहीं सकता उसके पास एक डिवाइस होगी, वो कुछ सोचेगा, उस डिवाइस में वर्ड्स टाइप होंगे और फिर वॉइस नोट के जरिए वो अपनी बातें कहने लग जाएगा। मतलब एक पर्सन जिसके हाथ पांव नहीं है, ये टेक्नोलॉजी उसे हाथ पैर दे सकती है। एक व्यक्ति जो बोल नहीं सकता वो चीज़ों को कह सकता है ऐसी डिवाइसेस की मदद से, अपने ब्रेन सिग्नल्स से। ये एक रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी होगी। हाँ, इसके साथ इसके साइड इफेक्ट्स भी जरूर आएंगे। काफ़ी एक्सटेंसिव टेस्ट किए गए थे एनिमल्स के ऊपर। मंकीज ने काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स दिया था। कंप्यूटर गेम्स वो बड़े आराम से अपने ब्रेन की मदद से खेल पा रहे थे। ब्रेन इम्प्लांट में देखिए किया क्या गया है कि ब्रेन को हम एक एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ब्रेन के जो सिग्नल्स हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक कमांड्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और वो सीधे कंप्यूटर्स, आर्टिफिशियल लिम्स या रोबोट्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। खतरनाक टेक्नोलॉजी है ना। ये काम कैसे करती है? सबसे पहले तो हम दिमाग में एक चिप लगाते हैं, एक छोटी सी चिप, और उसके बाद उस चिप के साथ जुड़े होते हैं कुछ बाल जितने पतले इलेक्ट्रोड्स। उन्हें ब्रेन में इंसर्ट कर दिया जाता है। ध्यान दीजिए, इसे ब्रेन के एक खास हिस्से में लगाया जाता है जिसे मोटर कॉर्टेक्स कहा जाता है। मोटर कॉर्टेक्स हमारे शरीर का वही हिस्सा है, ब्रेन का वही हिस्सा है जो सिग्नल्स भेजता है जिसकी मदद से हम अपने हाथ, पैर और बॉडी को मूव कर पाते हैं। इसी हिस्से में इस चिप को लगाया जा रहा है। एक बार ये इलेक्ट्रोड्स जो दिमाग से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं, जिन्हें बेसिकली जो न्यूरॉन्स हमारी ब्रेन्स में होते हैं वो निकालते हैं, उन्हें पढ़ना शुरू कर देंगे। जैसे ही उन्हें वो सिग्नल्स मिलेंगे वो उसे इंटरप्रेट करेंगे कि आखिर ब्रेन कहना क्या चाहता है। डिवाइस डेसिफर करेगी इन सिग्नल्स को और उसके बाद वो उसे कन्वर्ट कर देगी कमांड्स में। ये कमांड्स वायरलेस ट्रांसमिशन के थ्रू किसी भी एक्सटर्नल कंप्यूटर या डिवाइस के पास चले जाएंगे। अगर आपके पास आर्टिफिशियल लिम्स हैं, हाथ या पैर, तो ये डिवाइस
उन्हें इंस्ट्रक्ट कर देगी कि आप उसे कैसे मूव कराना चाहते हैं और आपके हाथ और पैर मूव करने लग जाएंगे। एप्लीकेशन में आप कंप्यूटर्स चला पाएंगे, आप स्पीच जनरेशन कर सकते हैं, मतलब आप जो सोच रहे हैं वो बोल सकते हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से। अगर आप बोलना नहीं जानते तो आपके पास होंगे रोबोटिक लिम्स, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर पाएंगे। सिस्टम सेंसरी फीडबैक देगा, रोबोटिक हैंड से आप चीज़ों को छू पाएंगे और ब्रेन उसे रिस्पॉन्ड करेगा। खतरनाक टेक्नोलॉजी जो आने वाली है हमारे सामने, और देखते हैं कि ये हमारी लाइफ को कैसे ईजी बनाती है और हमारे लिए कौन से नए खतरे पैदा करती है। हमारा अगला आर्टिकल स्टैंप ड्यूटी एक्ट के बारे में है, जिसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्लेस करने का प्लान कर रही है। स्टैंप ड्यूटी, ये एक्ट 1899 में आया था। किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट को वैलिडेट करने के लिए आपको उस पर एक स्टैंप लगाना पड़ता है। ये स्टैंप जो होते हैं वो कई बार पेस्ट किए जाते हैं, कई बार सीधे सीधे स्टैंप ये पेपर्स के फॉर्म में आते हैं जिन्हें आपको परचेज करना होता है। उसके ऊपर आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है। कोई एग्रीमेंट हो, कोई ट्रांजैक्शन हो, वो इन्हीं स्टैंप्स के ऊपर ही होता है। स्टैंप्स किस कीमत के होंगे डिपेंड करता है कि आपका डॉक्यूमेंट किस नेचर का है और आप जो एग्रीमेंट करने वाले हैं उसकी क्या वैल्यू है। बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, प्रॉमिसरी नोट्स, लैंडिंग के बिल्स, लेटर ऑफ क्रेडिट, इंश्योरेंस पॉलिसीज, शेयर्स का ट्रांसफर, डिबेंचर, प्रॉक्सी, रिसीट्स, सब 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 स्टैंप्स पर होते हैं। यही उन्हें लीगल वैलिडिटी देते हैं। आर्टिकल 268 सेंटर को ये राइट देता है कि वो स्टैंप ड्यूटी लेवी करते हैं। हालांकि इसके अप्रोप्रिएशन का काम तो राज्य सरकार के पास ही होता है। सरकार का ये कहना है कि ये एक्ट यानी कि कानून बहुत पुराना है। एग्जाम्पल के तौर पे डिजिटल ई स्टैंपिंग का कोई प्रावधान नहीं है इसमें और सभी राज्यों के लिए एक जैसा नियम भी नहीं है। 1899 का एक्ट 30 राज्यों की बात करता है और यूनियन टेरिटरीज की बात करता है, जिसके बाद 6 राज्यों ने अपने खुद के स्टैंप एक्ट भी बना लिए हैं। मिनिस्ट्री ने कहा हम नया कानून बनाएंगे और एक यूनिफॉर्मिटी भी मेंटेन करेंगे। हमारा अगला आर्टिकल कंगारू लिजार्ड स्पीसीज के बारे में है, जिसे अगस्थ्या गामा एज कहा जाता है या नदन कंगारू लिजार्ड। एज, इसमें जो नाम है ना, ये एक्चुअली में एक प्रोग्राम के ऊपर है। एज प्रोग्राम जूलॉजिकल सोसाइटी जो लंदन में बेस्ड है उसका प्रोग्राम है। तो अगस्थ्या गामा हमने नाम रख के उसी प्रोग्राम का नाम एज सामने जोड़ दिया। एज का फुल फॉर्म है इवोल्यूशनरी डिस्टिंक्ट एंड ग्लोबली इंडेंजर्ड। ये एगैमिडाई फैमिली से बिलोंग करने वाला एक लिजार्ड है। सदर्न वेस्टर्न घाट में इडुक्की में मिल जाएगा। सेकंड स्पीसीज है अगस्थ्या गामा जीनस का। इसके पहले एक हमें शिवगिरी में तमिलनाडु में भी मिला था। फीचर्स की बात करते हैं तो देखो, पेड़ वेड़ पे चढ़ना ये जानता नहीं है, इसको अच्छा नहीं लगता है, चढ़ भी नहीं पाता है। अब पेड़ पे चढ़ नहीं पाता, बाकी के लिजार्ड्स तो बहुत तेजी से पेड़ पे चढ़ती हैं, बट इनसे पेड़ पे नहीं चढ़ा जाता है, इनके हाथ पांव काम ना करते। तो चूंकि पेड़ पे नहीं चढ़ पाते तो जमीन में रहते हैं। जमीन पे रहते हैं तो पत्ते ढूंढते हैं खूब सारे जहां आराम से छिप सकें। तो टेरेस्ट्रियल हैं, डेंस लीफ लिटर कवर में रहना पसंद करते हैं ताकि शिकार ना बन जाए। टेरेस्ट्रियल नेचर के हैं, चूंकि चढ़ना जानते नहीं है पेड़ों पे, तो जहां खूब सारा पत्ता वत्ता गिरा रहता है उधर ही पहुंच जाते हैं। छोटी छोटी इंसेक्ट्स मिल जाती हैं, पकड़ के खा लेते हैं। बहुत तेजी से दौड़ता है। अरे भाई, पेड़ पे नहीं चढ़ पाता, इसका मतलब थोड़ी दौड़ नहीं पाता, दौड़ता बहुत तेज है और जाके पत्तों में छुप जाता है और प्रेडेटर से इसी तरीके से खुद को बचाता है। लेंथ में 4.3 सेंटीमीटर तक का इसका आपको स्नाउट वेंट मिल जाएगा। एज प्रोग्राम के अंडर में इसको कवर किया जाता है, उसी के ऊपर इसका नाम भी रखा गया है। एक क्वेश्चन जो मैंने आपसे लास्ट सेशन में पूछा था इंटरिम बजट के बारे में, उसमें पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट जबकि केवल दूसरा करेक्ट है। आज का सवाल आपके लिए जो कि है वेटलैंड इंटरनेशनल के बारे में। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उन कंट्रीज से मिलकर बना है जिन्होंने रामसर कन्वेंशन को साइन किया है। ये नॉलेज को मोबिलाइज करता है और प्रैक्टिसेस को, बेटर पॉलिसीज को फ्रेम करने के लिए। बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको सेशन की पीडीएफ मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अवेल कर सकते हैं। लास्ट में मैप बेस्ड क्वेश्चन, ये है अफ्रीका और ये ग्रीन कलर में जो हाईलाइटेड कंट्री है, आप मुझे इसका नाम और कैपिटल बताइए। नेम एंड कैपिटल, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन खत्म होता है। चलिए मिलेंगे आपसे कल के सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद।